हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का एनालिसिस और इसमें क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़कर जाएंगे कि एग्जाम में आपके बहुत से मार्क्स आएंगे, इस बात की चर्चा होगी। और सारे चैप्टर को हम लोग पॉइंट में बांटेंगे, कौन कौन से पॉइंट आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से पॉइंट डील करने हैं, इस चीज़ को समझेंगे। वैसे भी आपका एग्जाम अब मई से होना है, इसलिए अब आपको इत्मीनान से तैयारी करनी है और बहुत ही आराम से तैयारी कीजिए, आपके लिए बहुत समय मिल चुका है। चलिए देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय चैप्टर में हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहले कि यहाँ एक ऐसे राष्ट्र राज्य का विचार का विकास हुआ जिसके नागरिकों की समान पहचान और समान इतिहास हो। यह गुजरा सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति से 1789 के, आपको इसको समझना है। और उसके बाद नेपोलियन का नागरिक संहिता भी पढ़नी है, क्योंकि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे प्रश्न बहुत आते हैं। वियना की संधि 1805 ईस्वी, इसको भी जानना है आपको। और उदारवादियों की क्रांति 1848, फिर जर्मनी का निर्माण और इटली के एकीकरण को पढ़ना है, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और आपके परीक्षा में आने वाली है। उसके बाद उदारवादी राष्ट्रवाद का विकास हुआ और उदारवादी राष्ट्रवाद का विकास होने में कौन कौन सी चीज महत्वपूर्ण रहे, इसको हम देखेंगे और इसको दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। एक, राजनीतिक क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव पड़ा और आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आप देखिए कि उदारवादी राष्ट्रवाद का राजनीति के क्षेत्र में प्रभाव हुआ कि अल्पतंत्र का अंत हो गया, संविधान को अपनाया गया और सहमति से सरकार बनी। मतलब राजतंत्र और जबरदस्ती किसी एक व्यक्ति की सरकार को झेलना पड़ता था, वो स्थिति समाप्त हो गई। उसके बाद संसद द्वारा प्रतिनिधि सरकार का गठन हुआ, कानून के समक्ष समानता आई, सारे लोग कानून के समक्ष समान माने गए, जन्मसिद्ध जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और संपत्ति के अधिकार का अंत हुआ। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित हुआ। एक ही राज्य में, देश में जो तरह तरह के राज्य थे छोटे छोटे, और उनके बीच जो आयात निर्यात कर देना पड़ता था, उन सारे करों को समाप्त किया गया और पूरे एक क्षेत्र में एक कर की व्यवस्था को अपनाई गई। उसके बाद वस्तुओं और सेवाओं पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समाप्ति की गई। नेक्स्ट हमें कुछ और पॉइंट्स जानने हैं इसमें, जैसे कि महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो इसकी महत्वपूर्ण घटना देखिए, जैसे कि 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। तो उसमें सबसे पहली घटना घटती है 1789 की क्रांति, और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। मतलब इसी से पता चलता है राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्र क्या होता है। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर लुई 16वें का शासन इसने समाप्त कर दिया था और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। मतलब नागरिकों के हाथों में अधिकार आ गया, जनता शासक बनने लगी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। मूल रूप से आपको ये बात जानना है, इसको दिमाग में बैठा कर रखना है। उसके बाद 1804 में आता है नेपोलियन की संहिता। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वह है चौथा टॉपिक, क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। मतलब कि उदारवादी प्रजातंत्र का फ्रांस में पहला प्रयोग हुआ। यहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ये सारी बातें आपको मूल रूप से याद रखनी है। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है वियना कांग्रेस। आपको वियना कांग्रेस के बारे में भी पढ़ के जाना है। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि
यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक जगह नोट्स की तरह हैं और आप इनको पढ़ के जाएंगे और पढ़ने के बाद इसी तरह से आप अपने चैप्टर को भी पढ़िएगा। उसके बाद 6 पॉइंट है 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इस पॉइंट को आपको पढ़ना है। 7th पॉइंट है वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। और 8 पॉइंट राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका रही, इसको जानना है। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान किया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी है। अगर इन शब्दों को आप नहीं जानेंगे तो अच्छे उत्तर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए सबसे पहले जानिए कुलीन वर्ग क्या था। कुलीन वर्ग ये जमीन के मालिक थे। यह यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था कुलीन वर्ग। ये लोग एक तरह से जमींदार वर्ग लोग थे। और निरंकुशवाद, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, इसको निरंकुशवाद कहते हैं, तानाशाहवाद कहते हैं और उस शासक को तानाशाह कहते हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, और यह शब्द लातिनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष समानता। उसके बाद जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह का मतलब होता है एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। और नेक्स्ट है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है, मतलब कि जो पुरानी रूढ़ियों पर बल देता है उसको रूढ़िवाद कहते हैं। और अगला पॉइंट है, मुख्य शब्दावली है यूटोपिया। यूटोपिया किसको कहते हैं? कल्पनादर्श। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो एक कल्पना वाले, मतलब सपनों का संसार आप कह सकते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है रूमानीवाद। रूमानीवाद क्या है, इसको आप समझिए। एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। जैसे किसी देश में एक राष्ट्रीय भावना का, फ्रांस में राष्ट्रीय भावना का विकास, जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का विकास, इसको रूमानीवाद कहा जाता है। और नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। उसके बाद है जुकर्स। प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, उसको जुकर्स कहा जाता था। ये शब्द पूछा जा सकता है आपके 1 नंबर वाले प्रश्न में, पूछा जा सकता है कि जुकर्स किसको कहते हैं। और 10th है जॉलवेराइन। जॉलवेराइन यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो इस तरह से बहुत सारे हम लोगों ने महत्वपूर्ण शब्दावलियां जानी। अब हम जानेंगे उस चैप्टर से महत्वपूर्ण व्यक्ति। उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे ज्यूसेप्पे मैत्सनी, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे, मतलब ज्यूसेप्पे मैत्सनी राजतंत्र के विरोधी थे और उस समय लोकतंत्र की लहर तो चली ही थी पूरे यूरोप में, और राजतंत्र के विरोध में ही सारे आंदोलन हो रहे थे। उसके बाद है गैरीबाल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्सनी का सहयोगी और समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा है कि लाल कुर्ती नामक सेना किसने स्थापित की या गैरीबाल्डी के सेना को क्या कहते हैं। तो सेना तैयार की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया
उसने इटली के स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। उसके बाद काबुर है, काबुर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। उसके बाद बिस्मार्क, जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है बिस्मार्क, ठीक। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद इसमें कुछ प्रतीक आए हैं इस चैप्टर में, और ये प्रतीक क्या है, जैसे टूटी हुई बेड़ियां, तो टूटी हुई बेड़ियां प्रतीक थी आजादी मिलने, ठीक। आप इन सभी शब्दों को ध्यान से याद रखिएगा। बाज छाप वाला कवच, ये किसका प्रतीक था, तो ये था जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, ठीक। जर्मन समुदाय की शक्ति का प्रतीक था बाज छाप वाला कवच। उसके बाद बलूत पत्तियों का मुकुट, बलूत पत्तियों का मुकुट वीरता का प्रतीक था। और तलवार, तलवार जो प्रतीक थी यह मुकाबले की तैयारी थी, इसका महत्व था मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, यह शांति की चाह थी। तो इन सभी चीज़ों को देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको जो है सो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। और काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिससे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया। और उगते सूर्य की किरणें प्रतीक थी एक नए युग का सूत्रपात। तो ये तो हमने आज जाना कुछ प्रतीक के अर्थ है, महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण शब्दावली, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, हमने महत्वपूर्ण घटनाएं जाना इस चैप्टर की। और यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर को एक नज़र से ऐसे हमने देख लिया, पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आपके लिए हम लेकर आएंगे 1 नंबर वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और उसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न और 5 नंबर वाले प्रश्न क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस सब की जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।